जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, करमा लियो, रिक्वायरमेंट पढ़ो पहले। प्रिपेयर अ नोट ऑन intangible assets for inclusion in IELTS financial statements for the year 30 जून 2016 in accordance with IFRS। ठीक है जी। अच्छा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू IAL। अच्छा, एक दफ़ा पढ़ लें क्विकली ज़रा, फिर फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल्स एज एट 30 जून 15, हमारा रिक्वायर्ड नोट है 30 जून 2016 का। इसका मतलब ऊपर क्या गिवन है, ओपनिंग बैलेंसेस। अच्छा है, ज़रा किया हुआ सवाल दोबारा करना ज़रा आसानी हो जाती है ना। 30 जून 2015 पर आपके पास, वैसे तो उसमें कोई मुश्किल नहीं हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को ऐसी बात नहीं जी। ब्रांड्स हैं, 10 साल यूजफुल लाइफ है इनकी। सॉफ्टवेयर है, इसकी 5 साल लाइफ है। और लाइसेंस है, इसकी इनडेफिनेट लाइफ। इनकी कॉस्ट गिवन है और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट भी साथ ही गिवन है, यानी ये आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। याद है ना, आप अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट के अलग अलग सेक्शंस बनाएं, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अलग, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट अलग, या आप अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट भी कर सकते हैं। एक लाइन आइटम ही ऐड होता है, आसानी इसी में ही थी, कुछ याद हो अगर तो, है नहीं भी होगा तो आ ही जाएगा अभी यहाँ। उसके बाद एक प्रोजेक्ट आपने जो है वो चलाया है ताकि आप इम्प्रूव कर सकें IEL का एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, और उसकी मद में कुछ एक्सपेंसेस जो इनकर हुए हैं वो डिटेल गिवन है, ठीक है। और वो यहाँ पे कह रहा है कि द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल, मतलब इंटेंजिबल बन गया। इसका मतलब एक हमारा कॉलम बन जाएगा। एक तो हमें ये पता लग गया कि ब्रांड ने होना है, सॉफ्टवेयर ने होना है, लाइसेंस ने होना है, और एक चौथी चीज़ भी आ गई, प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, पढ़ेंगे इसको तफसील से। तीसरे पॉइंट में कहता है IEL entered into an agreement to acquire ERP which would replace existing accounting software। ठीक है जी, कॉलम तो वही रहेगा, पुराना सॉफ्टवेयर चला जाएगा हो सकता है और नया आ जाएगा। पढ़ेंगे तफसील से इसको भी। अब ये इंटरनली जनरेटेड आ रहा है, एडिशन बनेगा, और यहाँ पर परचेज्ड आ रहा है। तो क्या करते थे नोट में, कुछ याद है? एडिशन के अंदर 2 लाइन आइटम्स आते थे, एक परचेज्ड या एक्वायर्ड सेपरेटली और दूसरा इंटरनली जनरेटेड। वेरी गुड, चीज़ें याद है, छुट्टियां ना देने का फ़ायदा हो गया। चौथे पॉइंट के अंदर कहता है ड्यूरिंग द ईयर IAL स्पेंट 10 मिलियन ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांड। तो ये ब्रांड ऑलरेडी मौजूद है, ये भी कैपिटलाइज कर देंगे, ऐसे ही है। कुछ तो शर्म करें, कुछ तो शर्म करें, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है। इन्होंने स्पेंड किया है 10 मिलियन ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांड। अभी तो बताया इंटरनली जनरेटेड ब्रांड जो है वो कैपिटलाइज नहीं करना, तो इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 5 में लाइसेंस अपीयरिंग जो हो रहे हैं बुक्स में, उनके बारे में कोई पॉइंट है, यानी कि लाइसेंस वाला कॉलम तो है ही, उसी के अंदर ही कोई एडजस्टमेंट भी आ रही है, ठीक है जी। उसके बाद IAL uses cost model to value its intangible assets and amortize them on straight line basis। तो सिंपल सा सवाल है, ठीक है। बस ये पता चल गया फिलहाल के लिए कि 4 कॉलम्स हैं, और उसने चूंकि नहीं कहा टोटल का कॉलम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो टोटल का कॉलम इज़ रिक्वायर्ड। रीवैल्यूएशन भी कोई नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो अपना तो काम हो गया बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर क्या है जी? ये एक इधर दे दें, एक इधर दे दें। पेज नंबर 107। अच्छा, अभी कल से गर्ल्स की साइड ये है, बॉयज़ की साइड ये है, ठीक है। और बॉयज़ भी 2 रोज़ छोड़ के बैठेंगे ताकि, हाँ उधर भी आज से जब आप आप आओगे ना नमाज के बाद, तो बच्चों को बता दें। उसने आमिर को बताया था, पर आमिर तो खुद ही नहीं थे इस क्लास के अंदर, अगली में बता देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वो इसलिए कि एक तो बच्चों ने भी ये गिला किया है कि जी हमें आदत ही नहीं है, और रूटीन है हमारी हमेशा से, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा, मैं भी ज़रा कंफर्टेबल रहता हूँ, ठीक है। तीसरा, अभी फ़िलहाल ये कांड पिछों ज़रा
नज़र नहीं ना आता तो 2 रोज़ छोड़ दें, जब रश बन जाएगा फिर देख लेंगे। लेकिन ये ज़रा ये है कि फिर गर्ल्स की सीट्स को ना यहाँ तक लिमिट कर देंगे, कुछ उससे पीछे फिर बॉयज़ को कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, IAL, लेकिन ये साइड में इंशाल्लाह यूज़ नहीं किया करूँगा, एंड तक कोशिश करूँगा कि ये बची रहे, ठीक है। बोर्ड वैसे वाइड हो गया काफ़ी, क्लास ज़्यादा वाइड है ना ज़रा, ये छोड़ के रखेंगे यहाँ तक के वो सारा बोर्ड भर जाए, फिर ज़रूरत पड़ने पर कोई छोटी मोटी वर्किंग यहाँ कर लिया करेंगे, ठीक है। मैं इन कोने वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ। तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा लिखना है आपने, ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड बताएंगे जी 30 जून 2016। कोई नंबर नोट का? अच्छा मैंने वन लिख दिया, इनटेंजिबल्स, क्योंकि ये पहला नोट हम बना रहे हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, तो मैंने इसलिए नंबर 1 लिख दिया। जो दूसरा नोट बनाऊंगा उसका नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से कर देंगे, मर्जी होती है, ठीक है। आप कोई रैंडम नंबर डाल दें। ग्रॉस, क्योंकि अब तो आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर वर्किंग तरतीब से चल रही होती है, तो जिस नंबर पे ये आ गया वही नंबर लग जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप देखेंगे, अब यहाँ पे मजीद देखेंगे आप, नोट्स हम बनाएंगे इंशाल्लाह। फाइनल अकाउंट्स अभी भी मौजूद है इधर, लेकिन कंपनीज एक्ट वाला। 1-2 सवाल फिर भी शायद आपको करवाए जाएं, उसकी वजह क्या है? सवाल भी वही होंगे, होपफुली 2-1 सवाल ऐसे जो आपने FAR में किए हैं, लेकिन वही होंगे भी और वही नहीं होंगे। अब बुझो मैंने क्या कहा, होंगे तो वही, पर वही नहीं होंगे। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह यह है कि आप IAS 12 पढ़ चुके, IFRS 16 पढ़ चुके होंगे, IAS 12 पढ़ चुके होंगे, ये लीजेस का स्टैंडर्ड, IFRS 9 का स्टैंडर्ड, तो इनकी एडजस्टमेंट्स के साथ कोई 1-2 सवाल फुल फ्लेज करेंगे, ज़रा अच्छा होता है, पूरा फाइनल अकाउंट ज़रा सामने होता है। फिर नोट्स बेसिकली जिस फोकस ज़्यादा किस पे होना है यहाँ पर, नोट्स पे। मैंने आपको FAR के अंदर बताया था, आपके साथीज़ा ने भी आपको FAR के अंदर ये बताया होगा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े भाइयों की बात मानकर चलते हैं। एक है हमारा IFRS और बड़ा भाई, और दूसरा बड़ा भाई है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट भी अपने डिस्क्लोजर, जैसे IAS 16 ने, IAS 38 ने ये नोट की रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, ऐसे ही कंपनीज एक्ट ने कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स मांगे हुए हैं जो स्टैंडर्ड्स में नहीं लिखे हुए। यहाँ पे हमने असल में वो पढ़ने हैं, और यहाँ पर T1 लेवल का ये टॉपिक है। FAR के अंदर तो T2 का था ना फाइनल अकाउंट्स, यहाँ पे ये T1 लेवल का टॉपिक है, जिसमें 7 से 8 नंबर का वो डिस्क्लोजर का सवाल पूछता है आपसे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ओके, खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, इसमें हम लिखेंगे जी ओपनिंग बैलेंस, फिर नजर आ रहा था हमें एडिशंस हैं, डिस्पोजल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एक वो एसेट हो सकता है बिके, हो सकता है ना बिके, नहीं बिका तो खैर जगह खाली रह जाएगी। और क्या जी बेटा? हाँ करना चाहिए, सॉरी। एडिशंस को मैंने कहा था जी, IAS 38 ये कहता है कि एडिशंस को जो है वो आप बाइफरकेट करके लिखें, एक्वायर्ड सेपरेटली, एक्वायर्ड या परचेज्ड सेपरेटली, और इंटरनली जनरेटेड, ठीक है जी। तो एक्वायर्ड है तो ऊपर वाली लाइन में एडिशन है, तो एडिशन ही ना, ठीक है। तो एक्वायर्ड सेपरेटली थोड़ा खुला करके लिख लें, और इंटरनली जनरेटेड, ठीक है जी। उसके बाद डिस्पोजल्स, फिर बस कोई रिवेरिएशन सवाल में है नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है, कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर मुसीबत में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस लिखें। उसके बाद एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, ठीक है जी, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, और यहीं पर ही हम इम्पेयरमेंट भी डाल देते थे, इससे ज़रा बचत हो जाती थी हमारे वक्त की भी और जगह की भी। तो बस एहतियातन ये करेंगे कि इम्पेयरमेंट के लिए एक लाइन छोड़ देंगे,
इन केस आ गई तो यहीं पे ही लिख लेंगे, याद आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है, क्योंकि एंट्री तो वही है, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अक्यूमुलेट अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, इम्पेयरमेंट डेबिट, अक्यूमुलेट इम्पेयरमेंट क्रेडिट। तो इसलिए अलग से सेक्शन ओपनिंग प्लस इम्पेयरमेंट लॉस लेस क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं होती थी, हालांकि आंसर निकल कर तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन ये ज़रा आसान था, वक्त बचता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, फिर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा, फिर डिस्पोजल, एक लाइन एहतियातन खाली छोड़कर क्लोजिंग, अगर इम्पेयरमेंट आ गई तो यहाँ पे लिख लें, फिर क्लोजिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस बुक वैल्यू, फिर उसके बाद मेजरमेंट बेसिस, अमोर्टाइजेशन मेथड, लाइफ या रेट, ये आ जाया करते थे। ले नोट खत्म, ठीक है। अब जो मुझे नजर आए हैं सवाल पढ़ने के बाद वो कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर 1 ब्रांड्स, ब्रांड है, ब्रांड्स हैं, ओके ब्रांड्स। नंबर 2 सॉफ्टवेयर, एक ही है। नंबर 3 लाइसेंस, ये भी एक ही है। नंबर 4 प्रोजेक्ट या प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोसेस लिख दो, प्रोजेक्ट लिख लें, प्रोडक्शन प्रोसेस लिख लें, जो भी लिख लें। और टोटल का कॉलम भी लाजमी है, क्योंकि उसने खुद मना नहीं किया, तो ये टोटल का कॉलम जो है ये इंटेग्रल पार्ट होता है नोट का, क्योंकि इसी टोटल के कॉलम में से ही तो फिगर उठकर बैलेंस शीट के फेस पे जानी होती है, ठीक है, ओके। अगर वो टोटल कॉलम खुद कह दे कि नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर आप मत बनाइएगा, वरना टोटल कॉलम जो है वो लाजमी बनाइएगा, उसके नंबर होंगे, छोड़ने पर वो नंबर मिस कर सकते हो आप, ठीक है। जगह नीचे तंग हो गई है, थोड़ा इम्पेयरमेंट के साथ ज्यादती कर लेते हैं। चलो लो जी, मुश्किल काम हैज बीन डन। अब सॉरी, बुक वैल्यू, चल आपको ये लाइन लगाने की जरूरत कोई नहीं होती पर्चे के अंदर, तो लगी होती है ना आपकी तो लाइनें, ठीक है। अब शुरू करते हैं जी काम। तो सबसे पहले आसान काम कर लें जी। ओपनिंग बैलेंसेस सवाल के अंदर गिवन है, ब्रांड 200, सॉफ्टवेयर 80, लाइसेंस 15, और इनकी एक्यूमुलेट अमोर्टाइजेशन भी गिवन है, ठीक है। तो बताइए जी कितना है? ब्रांड का ओपनिंग क्या है? 200 कॉस्ट है, ओके, और सॉफ्टवेयर 80, लाइसेंस 80, अच्छा चलो 15, प्रोसेस कोई नहीं था, वो तो इसी साल डेवलप हुआ, ठीक है। फिर इनकी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है जी, ओपनिंग 40 ब्रांड्स की है, 42, 48, अच्छा जी। क्योंकि इसकी लाइफ इनडेफिनेट थी, तो याद है कल मैंने याद भी रिवाइज भी कराया, आपने भी लेके ले लिया कल वाला, सही बताओ, अच्छा, कि अगर आपके इंटेंजिबल की लाइफ इनडेफिनेट हो तो उसको अमोर्टाइज नहीं करते, बल्कि उसको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से गुजारते हैं एनुअली, एनुअली लाजमी, उसमें फिर इंडिकेटर का इंतजार नहीं करते, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, और प्रोसेस तो अभी था ही नहीं, तो इसमें वैसे ही एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन नहीं, ठीक है। नाउ तफसील यहाँ पर, लेकिन पर्चे वाला वर्जन वहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि पर्चे के अंदर आपने ये सारी एंट्रीज, ये सारी डिस्कशन ऐसे नहीं करनी जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तफसील लाजमी करेंगे, उसकी वजह रिवीजन है, रिवीजन, ठीक है। हम खड़े हैं 30 जून 16 वाले साल में, और ये 15 में भी कुछ खर्चा करके आए हैं, ओके गुड। एडजस्टमेंट नंबर 2 आपको मैं यहाँ पे
एक्सप्लेन करने लगूं। तीस जून 15 और ये 30 जून 16। अच्छा, अब 30 जून 15 तक वो कह रहे हैं जी कि एक्सपेंस हमने इनकर किया ऑन अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव IAL's प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अप टू 30 जून 15 कितना खर्चा हो चुका है? 20। और जुलाई 15 से मार्च 16, ये कितने मंथ्स बनते हैं? तो ये तो बन गया ना, ये तो है ही प्रीवियस ईयर। ठीक है, और ये कितने मंथ्स बने? 9 मंथ्स। ठीक है, तो ये 9 महीनों का खर्चा आ गया। अब वो कहता है एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड, यानी कि 15 में इवनली रहा और 16 में भी ये 9 महीने के दौरान में इवनली रहा। लेकिन 30 सितंबर 15 पर इट वॉज एस्टेब्लिश दैट प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वाइबल। ठीक है, तो वो यहाँ पर डेट यूँ लिख लिया करते थे ना, ठीक है, कि R&D अप टू, मैं यूँ लिख देता हूँ, अप टू 30 सितंबर 15 R एंड बुरी D। ठीक है, लेकिन उसके बाद इससे ऑनवर्ड्स ये कमर्शियली वाइबल हो गया, लेकिन फिर 31 मार्च 2016 पर डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही है, क्योंकि 1 अप्रैल से तो वो ऑपरेशनल हो गया और खर्चे 31 मार्च तक के थे। ठीक है, तो डेवलपमेंट कंप्लीट, तो यूं कह सकते हैं हम, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हुआ? क्राइटेरिया मीट हुआ। अब मामला इस तरह से चल रहा था जी कि ये साल चला आ रहा था, इस साल के दौरान भी खर्चे होते रहे। ठीक है, तो 20 मिलियन का खर्चा पिछले साल में जो हुआ उसको आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस कहेंगे, डेबिट करके, और कैश आपने कर लिया क्रेडिट 20 से। ये एंट्रीज नहीं करनी है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने यही बताया था आपको कि सारे 6 क्राइटेरिया वो लिखता नहीं है, तो नॉर्मली वो ये करता है कि या तो ये लिखेगा कि क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग रेवेन्यू, रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल हैज़ बीन मेट, या वो ये कहेगा कि 6 के 6 मीट हो गए, या वो उन 6 में से कोई एक लिख देगा, तो उसका मतलब कमर्शियली वायबल हो गया है, मतलब बस ठीक है, क्राइटेरिया मीट। कोई एक, ये उनमें से एक ही है कमर्शियली वायबल हो जाना। या तो वो कहेगा क्राइटेरिया मीट हो गए, या वो क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया लिख देगा। ठीक है, अब फर्क क्या है? यूं करता है, कभी कहेगा कमर्शियली वायबल और साथ ही कहेगा कमर्शियल प्रोडक्शन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? कमर्शियली वायबल हुआ जिस दिन, उस दिन अच्छी डेवलपमेंट शुरू हुई, और जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है उस इंटेंजिबल से, तो उस दिन तो वो कंप्लीट हो गया। तो ध्यान रखना है बस इसको। ठीक है, प्रोजेक्ट बिकेम फिजिबल, निशानी है कि गुड डेवलपमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड, और फिर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड, मतलब वो डेवलपमेंट कंप्लीट। तो कोई एक लिख दे, या लिखेगा 6 क्राइटेरिया मेट, क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग मेट, या वो तीसरी बात क्या लिख सकता है, उनमें से कोई एक, कोई एक भी लिख दे तो आपने क्राइटेरिया मीट समझना। ठीक है जी। अच्छा, अब 45 रुपये का खर्चा जो चला है वो कुछ इस तरह से चला है। वो कहता है जी 30 सितंबर पर क्राइटेरिया मीट हुआ। ठीक है, ये 30 सितंबर है ना, 30/9/2015, और उसके बाद 31 मार्च पे ये कंप्लीट भी हो गया, क्योंकि 1 अप्रैल से तो जी, ठीक है, तो 30 जून 2016 इधर आ जाएगा, 30 जून 2015 इधर आ गया। ठीक है जी। अब ये तो एक्सपेंस है, और इधर भी 3 महीने पहले एक्सपेंस ही है। उसके बाद फिर ग्रीन सिग्नल मिल गया हमें, और हमने कहा जी अच्छी डेवलपमेंट शुरू हुई है 1 अक्टूबर से, लेकिन 31 मार्च पे डेवलपमेंट ही कंप्लीट होगी। ठीक है, उसके बाद फिर इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करने की बारी आएगी। ठीक है, अब
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब उसने अलग से बताया नहीं रिसर्च कब चली, डेवलपमेंट कब चली, हमें इससे है भी कुछ नहीं। वैसे भी हमारा ये सवाल जो था इसमें नोट बनाना था, ये तो मैं आपको ऐसी लंबी कहानियाँ सुना रहा हूँ रिवाइज कराने के लिए चीज़ें, ताकि वो पक्का हो जाए। जो कल सवाल एक करवाया 8वां तो और पक्का हो जाए, ठीक है। तो रिसर्च एंड, ओ भाई किधर, मेहरबानी जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस पीएनएल में जो जाता है वो क्या होगा जी, हमने कहा जी 45 जो है उसमें से 3/12 एक्सपेंस कर दो, ठीक है। ऐसे ऐसे ना करो, 9 महीने का ये खर्चा है, 12 से कैसे डिवाइड कर दें, ये खर्चा ही 9 मंथ्स का है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 9 इंटू 3, सार नहीं हिलाई रखना जी, जागते रहना, साढ़े देना रहना जी। कितना, 15। अच्छा, उसके बाद इनटांगिबल एसेट, तो बैलेंसिंग भी निकाल सकते हो, 6/9 भी कर सकते हो जी, 30। और कैश क्रेडिट, कैश बैंक जो भी है, ठीक है। अब अगली कहानी क्या होती थी जी, अगली कहानी ये होती थी कि अब चूंकि इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया है तो इसको अमोर्टाइज करना है। तो 1 अप्रैल से 30 जून तक 3 महीने ये इंटेंजिबल अब इस्तेमाल होगा, तो इसको अमोर्टाइज हमने करना है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अब इंटेंजिबल 30 पे है, इसकी अब लाइफ ढूंढनी पड़ेगी। वो क्या कहता है जी, वो कहता है एंड इज एंटिसिपेटेड दैट इट विल जनरेट कॉस्ट सेविंग फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अगर आपको ना याद हो तो मैं याद कराता हूं, मैंने पहले ना इनिशियली यूं किया था, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था पहले दिन भी ये डेफिनेशन पढ़ाई हुई है कि बेनिफिट रिसोर्स जो आपको बेनिफिट दे वो कैपिटलाइज होता है ना, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि न्यू प्रोसेस ऑपरेशनल हुआ है, ठीक है, और एंटिसिपेट हम कर रहे हैं कि न्यू प्रोसेस बिकम्स ऑपरेशनल, ठीक है। अच्छा, और इट इज एंटिसिपेटेड दैट इट विल जनरेट कॉस्ट सेविंग फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो इसका मतलब जितनी इंटेंजिबल की कॉस्ट है जो हमने ये बनाया है उसको 10 साल पे बांट के अमोर्टाइज करेंगे, ठीक है। अब कॉस्ट सेविंग कितनी, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। जैसे कोई इंटेंजिबल या टेंजिबल एसेट आपका रेवेन्यूज जनरेट करता है, तो क्या आप उसकी डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन के लिए उस रेवेन्यू के ऊपर कुछ चाहते हैं कि जी इतने रुपए रेवेन्यू आ रहा है तो उसको डेप्रिशिएट कर लें? नहीं, उसने चलना है तो उसने रेवेन्यू जनरेट करना है, या इसने चलना है इस प्रोसेस के हिसाब से हमने प्रोडक्शन करनी है तो इसने कॉस्ट सेविंग करनी है। कितनी कॉस्ट सेविंग करनी है हमारी बला से, हमें इस वक्त तो ये है कि फायदा आना है इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट सेविंग, और अगले 10 साल आना है, तो जो इंटेंजिबल की कॉस्ट है उसको 10 साल पे अमोर्टाइज करो, ठीक है। तो इसलिए ये वाली लाइन को देखने की इजाजत कोई नहीं थी, जरूरत कोई नहीं थी, इजाजत तो चले अब मैं दे देता हूं आपको, ठीक है। तो वो उसने लिखा हुआ था बीच में, तो ये बिल्कुल एक इररेलेवेंट बात थी, इसको हमने लिफ्ट नहीं कराई थी, आपने नहीं कराई होगी, ठीक है ना। तो कितनी सेविंग आ रही है, तो कितना रेवेन्यू कमा के दे रहा है एसेट, कितना बेनिफिट आ रहा है, उस कितने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये कहते हैं कि कितने अरसे तक ये बेनिफिट आना है, तो वो 10 साल है, हमारे लिए ये रेलेवेंट, ठीक है। और ये चूंकि आया है, शुरू हुआ इस्तेमाल होना 1 अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून, तो 30 डिवाइडेड बाय 10, कितनी सेविंग हर साल देगा भाई, जितनी मर्जी दे, सेविंग दे रहा है, बस फायदा है, इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाय 10 किया, 10 साल तक फायदा आना है इस इंटेंजिबल से, और इसको 3/12 कर दिया जी, 1 कर लूं, ठीक है, ओके। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना आपने जो मैंने किया आपके सामने, ये तो आपको समझाने के लिए था ना जी, पर्चे के लिए तो आपके पास बस 0.75 ही कर देते हैं पहले मिलियन में, वैसे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन चलो ठीक है जी। अब ये काम आपने ऐसे नहीं करना, तो आपको समझाने के लिए था, रिवीजन के लिए था, आपने वर्किंग्स यहाँ पे करनी है छोटी छोटी।
क्योंकि कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं इसलिए सब नोट भी और कोई नहीं बनने, बस नोट यहीं पे ख़त्म हो जाना। अगर रीवैल्यूएशन हो तो 3 मज़ीद सब नोट्स बनते हैं। रीवैल्यूएशन कब हुई, किसने की, इंडिपेंडेंट था या नहीं था, फिर अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती, तीसरा मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो वो तीनों डिस्क्लोजर से बचत होगी। तो बस यहाँ पे मैं वर्किंग शुरू कर रहा हूँ। तो वर्किंग्स में वर्किंग नंबर 1, ये सारी कहानी साइड पे करो, समझा दिया आपको। आपने तो इस सारे सवाल को पढ़ के इसमें से सिर्फ ये डिटरमिन करना था कि ये 20 तो सारा एक्सपेंस आउट हुआ था, ये इस साल में 9 महीनों का खर्चा है, जिसमें से जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ये 3 महीने का खर्चा एक्सपेंस में जाना है और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीनों का कैपिटलाइज होना है। अब हम बना रहे हैं इंटेंजिबल का नोट, तो हमें सिर्फ ये 45 में से कैपिटलाइज होने वाला हिस्सा चाहिए था। तो वर्किंग नंबर 1 क्या है जी? 45 इंटू 6/9 इज इक्वल टू 30। बस खत्म कहानी। एक्वायर नहीं किया, इंटरनली जनरेट किया और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 30 और वर्किंग नंबर 1 का छोटा सा रेफरेंस दे दिया। पर्चे के लिए ये बस इतना सा काम करना। मांगा जो नोट हुआ और कोई तफसीली एंट्रीज तो मांगो तो आपको समझाने के लिए कर दी, ठीक है। फिर साथ ही अब ये एसेट आ गया तो इसकी अमोर्टाइजेशन भी आनी है। तो वर्किंग नंबर 2 कितना एसेट है जी? 30 का डिवाइड करो इसको 10 से इंटू 3/12, आंसर इज 0.75। तो ये जनाब 0.75 की अमोर्टाइजेशन आ गई इधर, ठीक है जी। और इसके साथ आपने छोटू सा वर्किंग 2 लिख दिया। अब इस एसेट के बारे में और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, ना कोई अलग से आपने इसको एक्वायर किया था, ना कोई इसमें डिस्पोजल आ रहा है। तो इसकी क्लोजिंग कॉस्ट कितनी आ गई? डिस्पोजल तो है नहीं, तो 0.75 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आ गई। 30 माइनस दिस 29.25 इसकी बुक वैल्यू आ गई। मेजरमेंट बेसिस क्या है जी? कॉस्ट मॉडल। और अमोर्टाइजेशन मेथड क्या है जी? स्ट्रेट लाइन। और लाइफ यूज़ किया आपने 10 ईयर्स। फ़ायदा हो गया है एफएआर में, इसको पढ़ने का फ़ायदा हो गया। 2 फ़ायदे हो गए, एक तो एक अच्छा सा सवाल मिल गया पर्चे में करने के लिए। आसान था मुश्किल था? किया हुआ तो आसान था ना, कि तो मुश्किल होता। अब वो बच्चे जो इसी मखमसे में गिरफ्तार रहे, नहीं नहीं वो तो T1 में आएगा, ये होगा वो होगा, कुछ बच्चे छोड़ रहे हैं। एक बच्चे शुरू में क्लास में सवाल भी आए थे, सर ये 4 टॉपिक आए हैं, चारों भी T1 में ही टेस्ट करेगा, छोड़ ना दें। मैंने कहा जा यार काम कर, 2 उसमें से बड़े आ गए। IS-41 को सिर्फ माफ़ किया था उसने थोड़ा सा, है ना। कोई नहीं, अब इस दफ़ा वाले बच्चों को आ जाना है, माफ़ किया ही हो गया ना। कोई 6-8 नंबर का सवाल आता, मज़ा आता है जी। अच्छा जी, चलें, यहाँ तक कोई मसला? बोलो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट। On 1 अगस्त 15, IAL entered into an agreement to acquire an ERP which would replace its existing accounting software. The new software became operational on 1 अप्रैल। इसका मतलब पुराना इस दिन क्या हो गया? फारिग, और नया इस दिन ऐड हो गया। एक्सचेंज नहीं है, एक्सचेंज नहीं है, सिंपल पुराना सिंपल डिस्पोज होगा और नया सिंपल ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, तरह यहाँ पे कर लेना वाला काम। तो अब IAL incurred following expenditure in respect of ERP सॉफ्टवेयर। परचेज प्राइस में 15% सेल्स टैक्स है, ठीक है। आप इसको क्या अज्यूम करेंगे? जब सवाल चुप है तो क्या बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स टैक्स एडजस्टेबल ही होता है? ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आप इसको क्या अज्यूम करो, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा एज इट इज़ फिगर उठा लोगे, ठीक है। कल याद कराना, अल्लाह करे मुझे याद रह जाए तो मैं इसको रिफंडेबल अज्यूम करके ये एंट्री करा दूंगा दोबारा, ठीक है।
शायद मैंने उधर भी कहा था पर रह गया होना, ज़रूरत नहीं है ना इसकी, वैसे बहरहाल करा दूंगा एंट्री, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब 115 का एसेट खरीदा, ट्रेनिंग इसके अंदर ऐड कर देंगे स्टाफ की, नहीं करते, एक्सपेंस आउट होता है, ठीक है। कंसल्टेंसी फॉर इम्प्लीमेंट, ये भी एक्सपेंस आउट होता है, अच्छा ये कैपिटलाइज होगा, ठीक हो गया। इसका मतलब 120 रुपये पर हमने अपना नया इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना है, और कब होगा रिकॉर्ड? 1 अप्रैल 16 को, और 30 जून 16 तक 3 महीने अमोर्टाइज भी होगा। अब ये तो हो गई नए की कहानी, लेकिन वो क्या कह रहा है, नया पुराने को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। नया पुराने को क्या करेगा? इसका मतलब 1 अप्रैल को फिर पुराने ने अनइंस्टॉल हो जाना है, ठीक है। बिक जाए तो अच्छी बात है, नहीं बिका तो राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल ही करना है, और तो कुछ नहीं करना। पैसे पूसे तो कोई नहीं आने, फिर कबाड़िए को तो नहीं बेच सकते फिर, ठीक है। तो ERP सॉफ्टवेयर हैज़ एन एस्टिमेटेड, ERP ये जो नया लिया है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 15, हाउएवर IL वुड एक्सपेक्ट इट टू यूज़ इट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 साल। तो 15 ले या 10 ले, हमें इससे क्या, इकोनॉमिक लाइफ तो बड़ी बड़ी होती है एसेट्स की, हमारी इंटेंशन इसको 10 साल यूज़ करने के लिए है, तो अमोर्टाइजेशन के लिए 15 रेलेवेंट नहीं है, 10 रेलेवेंट है, ठीक है। समझ आती है बात? अच्छा, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैज़ बिकम रिडंडेंट एंड इज ऑफ नो यूज़ फॉर द कंपनी, तो फिर इसको डिस्पोज करना है। अब मामला क्या है, पुराना सॉफ्टवेयर 9 महीने पहले अमोर्टाइज होगा, फिर उसको डिस्पोज करेंगे, और फिर नए को ऐड करेंगे, फिर उसको 3 महीने अमोर्टाइज करेंगे। एक्सचेंज नहीं है, एक्सचेंज नहीं है, पुराना दे के सॉफ्टवेयर नया नहीं लिया, कोई पैसे बीच में एडजस्ट नहीं हुए, सिंपल रिप्लेस कर दिया उसने, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 अगर हम करना चाहें तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, ये पुराने वाले की, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी उसकी? 80, ये गिवन है ऊपर कॉस्ट, ठीक है। और लाइफ उसकी कितनी है? 5। अच्छा वैसे बाय द वे 80/5 करो ज़रा, कितना आता है? 16। 48 डिवाइड बाय 16 करो, 3 साल गुजरे थे, अभी इसकी ज़िंदगी के 2 साल बाकी थे। इस साल के शुरू में मैंने क्या किया, 48 डिवाइड बाय 16 किया ना, तो यकम जुलाई 15 तक ये 48 रुपीज़ अमोर्टाइज हो चुका है। नहीं समझ आई ये बात? तो अगर 1 साल की अमोर्टाइजेशन आपने 16 बताई है, तो 48 का मतलब 3 साल की अमोर्टाइजेशन हो चुकी थी, मतलब 30 जून 15 तक ये 3 साल हम इस्तेमाल कर चुके थे। अभी हमने 16 और 17 इस्तेमाल करना था, लेकिन उससे पहले ही हमने 16 में 9 महीने गुजरे थे कि ERP इंस्टॉल किया और इसको अनइंस्टॉल कर दिया, फारिग कर दिया, रिडंडेंट हो गया, फारिग हो गया, ठीक है। ऐसी तरह मेरे दिल में बात आई, मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन की, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ही है ये, एक ही है ये। तो 80 डिवाइडेड बाय, अगर मल्टीपल होते तो कोई और इन्फॉर्मेशन देता ना, एक ही है, ऊपर लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर, ये नहीं लिखा हुआ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। 80 डिवाइडेड बाय 5, 1 साल की अमोर्टाइजेशन बनती है, लेकिन इस साल में पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि 1 अप्रैल को रिडंडेंट हो गया, तो 9/12, आंसर 12। ये करने के बाद इसको अब क्या कर दें, डिस्पोज। 9 महीने तो डेप्ट शीट अमोर्टाइज करना ही था ना। अब डिस्पोजल की एंट्री क्या है, कुछ याद है? अभी तो रिवाइज कराई है, वो तो एक्सचेंज की उल्टा मुश्किल थी। अक्यूमुलेटेड एक्शन ओल्ड की डेबिट करेंगे, कैश जो आया वो डेबिट करेंगे, नहीं आया तो जीरो कर देंगे, अब एंट्री तो पूरी लिखने दो हैं। और इनटेंजिबल एसेट क्रेडिट हो जाएगा पुराने की कॉस्ट से, सॉफ्टवेयर का कॉलम हमारा। अब कॉस्ट कितनी नजर आ रही है? तुसी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओहो सॉरी, अमोर्टाइजेशन कितनी नजर आ रही है? अब 48 तो साल के शुरू में थी, 12 मजीद आ गई, तो 60। कैश कितना आया? कोई नहीं लिखा, रिडंडेंट हो गया, तो इसका मतलब 20 रुपये क्या हो गए? लॉस। लेकिन ये पूरी एंट्री मुझे ज़रूरत नहीं है मेरे सवाल के लिए, पर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ज़रा चीज़, इसलिए पूरी एंट्री लिख दी। मुझे नहीं ज़रूरत इसकी, पता ही है आपको, मुझे तो सिर्फ चाहिए था यहाँ पर, जी हाँ, ये कॉस्ट चाहिए थी जो एसेट अकाउंट में से निकलनी है, नोट में लिखनी है। तो नोट के लिए सिर्फ ये 2 फिगर्स चाहिए थी। एंट्री तो मैंने ऐसे ही टाइम पास किया, मैंने कहा टाइम अच्छा गुजर जाएगा आपका रोजे का, ठीक है ना, टाइम वेस्ट किया आपका मैंने, ये एंट्रीज करा के। डिस्कशन है ना, इसकी ज़रूरत नहीं, पर्चे के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है। तो अब पर्चे में तो भाई एंट्रीज भी आ सकती हैं,
पर्चे में तो डिस्कशन भी आ सकती है, ओके, तो फिर सारी बातें करके चलने का फायदा हो जाता है। अच्छा, अब नया इंटेंजिबल आया, दिस प्लस दिस, ठीक है। एंट्री इंटेंजिबल एसेट डेबिट कितने से, 115 जमा 5, 120 से। ये तीसरी चीज़ है जो मुझे चाहिए अपने नोट के लिए। तो वर्किंग में बस यही डायरेक्ट लिखेंगे फिगर्स, ठीक है। अच्छा, अब कैश ही है, पेएबल का तो कहीं लिखा नहीं हुआ, बस 120 क्रेडिट हो गया। लेकिन अब इसने अगले 3 महीने अमोर्टाइज होने तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, ठीक है। तो 120 नया एसेट है, लाइफ इसकी हमने 10 लेनी है, चाहे 15 हो, हमारी इंटेंशन इसको 10 साल इस्तेमाल करने की है, और इस साल में सिर्फ 3 महीने अभी इस्तेमाल कर सकें हम इसको, ठीक है जी। जी 3, ठीक है, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। अच्छा जी, अब ये जनाब मेरा सवाल है, मैंने एंट्रीज नहीं करनी थी, मुझे तो ये फिगर्स चाहिए जो मैंने पीपी के नोट, इंटेंजिबल के नोट में लिखना है। 12 एक ये आना है, दूसरा ये 3, टोटल 15 की अमोर्टाइजेशन आनी है इस साल, ठीक है। फिर इंटेंजिबल के अकाउंट में 120 ने डेबिट होने और 80 ने क्रेडिट होने, और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन में से 60 ने डेबिट होने, माइनस होने, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी एडजस्टमेंट, लेकिन हम अपना सवाल करते हैं अब, ठीक है। एडजस्टमेंट इज ओवर, सवाल करेंगे सबसे पहले जी, ठीक है। सबसे पहले मुझे 9 महीने की डेप्रीसिएशन चाहिए। नंबर 3 वर्किंग क्या है जी, 80 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9/12 जी। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि इसको अभी ना लिखें, क्योंकि अभी 3 महीने नए वाले की भी अमोर्टाइजेशन आनी है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही ज़रा 2 लाइनें छोड़ दी, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद वर्किंग 4 हम कर लेते हैं, पुराने एसेट के डिस्पोजल को देख लेते हैं, इंटेंजिबल के। तो ये तो छुपाओ ना यार, ये इधर देखो, ऐसे, ये तो ऐसे होगा ना पर्चे में, एंट्री थोड़ी करनी है, टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। तो 48 रुपीज़ की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन आ रही थी, बोलो 12 की आपने अभी निकाल ली, ठीक है। अब इस पुराने एसेट को आपने डिस्पोज करना है, तो आपने सबसे पहले एसेट अकाउंट में से इसकी कॉस्ट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। फिर आपने एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन के अकाउंट में से इसकी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को डेबिट करना था, लेकिन वो आपके पास रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो वो आप यहाँ पे निकालोगे। 48 ओपनिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन थी, 12 ये वर्किंग 3 से आपने निकाली, तो टोटल कितनी आ गई, 60। तो ये 60 आपने यहाँ से निकाल दिया। अब आप कहोगे पड़ा 48 है, निकल 60 गया, भाई इंशाल्लाह जब यहाँ अमोर्टाइजेशन 15 की आएगी तो उसमें ये 12 भी आ जाएगा, टेंशन ना ले, ठीक है ना। सही हो गया, वर्किंग नंबर 4। अब उसके बाद क्या करना है, ये पुराना गया, नया आ गया। नया जो आया ये 115 जमा 5, ऐसे ही है, 120 में रिकॉर्ड होना है। तो नंबर 5 वर्किंग 115 प्लस 5 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये 120 एक्वायर्ड सेपरेटली में या इंटरनली जनरेटेड में, एक्वायर्ड, ठीक है जी, ये इंटरनली जनरेट नहीं हुआ। अब ये आ गया है तो इसकी अमोर्टाइजेशन है, तो वो यहीं पे कर लें ताकि आसान हो जाए काम आपका, टोटल करके फिर एक्सपेंस भी बनाना है ना। 3 था ना, अब ये दोनों कंबाइन कर दें, इस साल की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी 15, ठीक है जी। तो 15 यहाँ पे आ गया, और ये 15 आपका वर्किंग नंबर 3 में निकला, ठीक है। तो यहाँ पे 120 आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया, और ये बच गया 117। कॉस्ट मॉडल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और 10 ईयर्स भी लिख सकते हैं, 5 to 10 भी लिख सकते हैं। कहने वाले कह सकते हैं कि जी यहाँ पर 15 में 3 पड़ा है, वो सॉरी 15 में 12 पड़ा है, वो 12 तो 5 साल की लाइफ यूज़ करके निकला, और फिर 3 पड़ा है वो 10 साल, तो कोई बात नहीं, 5 से 10 भी लिख सकते हो, 10 सिर्फ लिख सकते हो, कोई नहीं, दोनों चलेंगे, ठीक है।
लें जी, एक और कॉलम अलग हो गया तो सारी अलग हो गया अब तो माशाल्लाह है जी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर IAL spent 10 million on development of a new brand। क्या करें, इग्नोर कर दें, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट न्यू ब्रांड की उन्होंने की, इस पे खर्चा किया। तो भाई ये तो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, I38 प्रोहिबिट करता है इसको कैपिटलाइज करने की इजाज़त नहीं है, एक्सपेंस आउट करना। ठीक हो गया, आखिरी पॉइंट भी कर लिया हमने, ठीक हो गया। अब एक पॉइंट रह गया छुट्टी और आपके दरमियान, ठीक है। The license appearing in IL book was issued by government for an indefinite period। अब indefinite period वाला था, इसीलिए तो आपने इसकी अमोर्टाइजेशन नहीं कर रखी हुई, ऐसा ही है। अब साल के शुरू में वो क्या कह रहे हैं जी, इनडेफिनेट लाइफ है, ठीक है। आगे वो कहता है हाउएवर ऑन यकम जनवरी 16, साल के, हमारे साल के दरमियान में यकम जनवरी 16 पर क्या हुआ, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ लॉ अंडर विच एग्जिस्टिंग लाइसेंस वुड हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर। तो भाई ये हमें इस दिन लॉ पास हुआ है, ठीक है, इस दिन पता चला कि अब इसकी लाइफ 10 साल है। इससे पहले तो नहीं पता था ना जी, अब ये एस्टीमेट चेंज होता है ना जी, तो जो पिछले सालों में हुआ सो हुआ, उसको तो कुछ नहीं करना, ठीक है, बस हमें क्या करना है, इस साल अमोर्टाइजेशन अब कर लेनी है। तो लाइसेंस नज़र आ रहा है हमें कितने पर, 15 पर। तो 15 को डिवाइड करोगे 10 से और 6 महीने इस साल, क्योंकि इस दिन खड़े होकर लॉ पास हुआ है। इस दिन हुकूमत ने कहा है ये वाले लाइसेंसेस जो हैं ये 10 साल बाद रिन्यू करने हैं आपने। इसका मतलब अब इस लाइसेंस की लाइफ इस दिन से लेकर ऑनवर्ड 10 साल है। इस साल में 6 महीने अमोर्टाइज कर देंगे, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 6 आ गई, 15 लाइसेंस है डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6/12, आंसर इज, पहले भी एक आया था वो ऊपर, हाँ चलें खैर। अब ये लाइसेंस है 0.75 आ गया, वर्किंग नंबर 6, ठीक है। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, ना कोई हमने एक्वायर किया लाइसेंस, इंटरनली जनरेट तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये 15 ही था, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं। अब 15 में से 0.75 माइनस करेंगे तो जी, कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड, 10 साल, ठीक है। और सवाल ख़त्म हो गया, बस रह गया तो ब्रांड रह गया, और ब्रांड में और तो कोई चीज़ नहीं है सिवाय इसकी अमोर्टाइजेशन के। तो 10 साल उन्होंने लाइफ बताई हुई थी, तो 200/10 कर दें और पूरा साल अमोर्टाइज कर दें। तो पर्चे वाला वर्जन ये है, वो आपके समझाने वाला वर्जन था, ठीक है। ये कितना है, 200 डिवाइड बाय 10, 20 की डेप्री अमोर्टाइजेशन आ गई, वर्किंग नंबर 7। तो फ्री फ्लो चलाया करें, सवाल जिस तरफ जाए वही वर्किंग करते जा रहे हैं। फॉर्मेट की और हो पड़ी रूटीन, वर्किंग की और हो पड़ी, कोई मसला नहीं, ठीक है। कोई एक्वायर्ड नहीं, कोई इंटेलिजेंट नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं। 200 आ गया और 60 आ गया और ये बन गया 140 कॉस्ट। क्या खूबसूरत बात है, सबकी 10 साल, ठीक है। अब घर पे कर लीजिएगा ये टोटल्स, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही है जी, होमवर्क भी यही क्लास वर्क ही है। हाँ, अगर
हो सके ना इसकी पिक्चर लेनी ले लें, ये सारा कुछ आपके हवाले। अब नज़र आ रहा है पिक्चर में, ठीक है। चलो अब थ्योरी में क्या पढ़ाना, ठीक है, बस जितना पढ़ाया है उसको ज़रा एक बार दोबारा देख लेना, इस सवाल को एक दफ़ा कर लेना ताकि हाज़रा सीधा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। रमज़ान पैकेज अभी चल रहा है, ज़िंदगी अगर रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।